अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। क्या आप जानते हैं कि सेंट्रल अमेरिका में कंट्री है जिसका नाम है एल सल्वाडोर, जो कि टोटली डिसेंट्रलाइज्ड है, जिसमें जो सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, लाइक एक एक सेंडर है और एक रिसीवर है, उन्होंने ट्रांजैक्शन करनी है, वो क्रिप्टो करेंसीज में करेगा, वो बिटकॉइन में करेगा। ठीक है। तो तो बेसिकली आज मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन जो टर्म है और सेंट्रलाइजेशन जो टर्म है वो होती क्या है। लाइक अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में हैं या आप कुछ अरसे से हैं, तो आपके जहन में ये बात आई होगी कि टर्म सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन होती क्या है। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा। तो मेरा नाम है असदुल्ला और आप देख रहे हैं बिटकॉइन वीएन चैनल। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले हम टर्म्स की बात करते हैं कि सेंट्रलाइजेशन टर्म होती क्या है। इन अ सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क देयर इज अ सेंट्रल अथॉरिटी दैट गवर्न्स एंड हैंडल्स द नेटवर्क। इसमें क्या बताया गया कि सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क में एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है जो कि सारे का सारा जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो वही सारा सर अंजाम दे रही होती है। लाइक मैं आपको अगर एग्जांपल दूं कि अगर एक कंपनी है, उसके जो कंपनी में जो एलीट क्लास है, एलीट लेवल है, लाइक उनके जो ऑनर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, सीईओज हैं, वो उनकी टॉप मैनेजमेंट पे बैठे हुए हैं। ठीक है। तो वो ही जो 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 फैसला वो करेंगे, वो तो उन्हीं के बेस पर सारे के सारे जो इनके अंडर जो सीनियर आते हैं, इनके अंडर जो जूनियर स्टाफ आता है, वो सारे का सारा फॉलो अप वो करेंगे। ठीक है। अब लाइक कोई क्लाइंट है, उन्होंने उन्होंने अगर अपनी कोई बात करनी है, वो ऑपरेटर्स या वर्कर से बात करेगा। ठीक है। अब वर्कर या ऑपरेटर है, वो जाके सीनियर मैनेजमेंट को बताएगा। सीनियर मैनेजमेंट में क्या होता है कि सीनियर पर्सन या सीनियर ऑफिसर होता है, जो कि उनके जो अपर लेवल उनसे जो होता है वो मैनेजर होता है। तो लाइक इसी तरह ही कि सीनियर पर्सन है, वो मैनेजर को कोई प्रॉब्लम है वो बताएगा, जो जो ठीक है। और अब जो मैनेजर है वो आगे सीईओज डायरेक्टर्स को बताएगा। और आप तो फिर जो उनकी लीड क्लास होगी, डायरेक्टर सीईओज, ये आपस में एक मीटिंग करेंगे। ठीक है। एक मीटिंग करने के बाद एक कह लें कि एक डिसीजन देंगे, और इस डिसीजन को सारे के सारे कंपनी जो है वो फॉलो अप करेगी। इसे हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। लाइक इसी तरह ही अगर हम एक कंट्री की बात करें, लाइक पाकिस्तान में, इंडिया में या अमेरिका में क्या होता है कि एक जो हमारी प्राइम मिनिस्टर है या फिर जो हमारा प्रेसिडेंट है, ठीक है, उनके अंडर क्या होते हैं, वज़ीर आला होते हैं। वज़ीर आला जो कि किसी भी स्टेट का हो, ठीक है, किसी भी स्टेट का हो, ये सारे मिलकर लाइक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स और उनके अंडर जो सारे मशीर होते हैं, ये सारे के सारे मिलकर आपस में इन्हें कहते हैं सेंट्रलाइज अथॉरिटी। यही एक उनकी सेंट्रलाइज अथॉरिटी या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो सारे के सारे काम कर रही होती है। ठीक है। इसे हम बेसिकली कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। ठीक। अब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है कि इन अ डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क देयर इज़ नो सेंट्रल अथॉरिटी दैट गवर्न्स एंड हैंडल्स द नेटवर्क। लाइक इसमें क्या हो रहा है कि देयर इज़ नो एनी सेंट्रल अथॉरिटी। एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें किसी भी किस्म की कोई सेंट्रल अथॉरिटी है ही नहीं। लाइक अगर सेंट्रल अथॉरिटी में तो यही होता था कि अगर हम एक यूज़र है, उसने कोई ट्रांजैक्शन करनी है, तो वो जाके सेंट्रल अथॉरिटी के पास जाएगा। ठीक है। वो सेंट्रल अथॉरिटी की परमिशन लेगा। ठीक है। अगर वो परमिशन देंगे तभी हम ट्रांजैक्शन कर सकेंगे या कोई भी काम कर सकेंगे। ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक यूज़र चाहता है कि उसने अपने पैसे, अपने एसेट्स, ठीक है, किसी और मुल्क में सेंड करने हैं, ठीक है, तो वो किसी भी किस्म की उसे रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी सेंट्रल अथॉरिटी की। तो वो आराम से अपने वॉलेट से दूसरे वॉलेट में आराम से बिल्कुल विद इन सेकेंड्स वो अपनी एसेट्स को, अपने पैसों को सेंड कर सकेगा इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। हम आगे बात भी करेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन की क्या कोई
प्रेजेंट एग्जांपल भी हैं, और सेंट्रलाइजेशन की तो एग्जांपल्स आपके सामने है ही कि सारी वर्ल्ड ही सेंट्रलाइज्ड है। तो आगे हम बात करेंगे कि फीचर्स ऑफ सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रलाइज सिस्टम में जो गवर्निंग बॉडीज़ होती हैं वो सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती हैं, जो कि आपस में मीटिंग करती हैं, आपस में डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस करती हैं। ठीक है, कोई भी काम करना हो वो उनकी मुशावरत से होता है। ठीक है, और जो भी वो काम करेंगे उन सारी के सारे डिसीजंस को जो है अवाम है, सिटीजन्स हैं, वो मानना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है एक सेंट्रलाइज सिस्टम। ठीक है, और अब बात करते हैं गवर्नेंस with डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज़ डन बाय सिंगल एंटिटी, डिसीजंस ऑफ एन एंटिटी इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। हाँ, ये बात है कि एक जो सारा सिस्टम है एक बिल्कुल तरीके से चल रहा होता है, एक स्टेबलाइज फॉर्म में चल रहा होता है, तो उसकी वजह से हमारी जो सिस्टम में एक स्टेबिलिटी ज़रूर आती है। ठीक है, हम आगे बात करते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम ही के फीचर्स की। सिक्योरिटी, the information and the confidential data is stored at a central hub which might be prone to cyber attacks but might create ease in management। इसमें क्या है सेंट्रलाइज सिस्टम में कि जो भी कॉन्फिडेंशियल डाटा है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो एक सेंट्रल हब में एक खास जगह पर सारी की सारी चीज़ स्टोर है। लाइक अगर हम सेंट्रलाइज सिस्टम में बात कर रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इसमें हमारी सारी रिजर्व करेंसीज है, हमारा जो सोना है वो सारे का सारा रिज़र्व हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कोई भी सिक्योरिटी इश्यूज हो सकती हैं, खुदा ना खास्ता कुछ भी मसला हो सकता है। ठीक है, तो क्या है कि सेंट्रल सिस्टम में साइबर अटैक्स का या फिर किसी भी किस्म का नुकसान का अंदेशा हो सकता है। ये है सेंट्रलाइज सिस्टम में। ठीक है, अगला फीचर क्या है सेंट्रलाइज सिस्टम का? ट्रस्टलेस नेटवर्क। कि क्या इसमें एक ट्रस्टलेस नेटवर्क है या नहीं? इंटरफेरेंस ऑफ अ थर्ड पार्टी इन द process of transactions or any information sharing the intermediary may result in middleman attacks over the network। सेंट्रलाइज सिस्टम में जैसे मैंने आपसे पहले ही बात की कि एक मिडल मैन होता है। लाइक अगर हम पाकिस्तान में रह रहे हैं या इंडिया में रह रहे हैं या बांग्लादेश में रह रहे हैं, ठीक है, हमने कोई भी पैसे हैं हमने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने हैं। लाइक हमने पाकिस्तान में है, हमने एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचाने हैं। ठीक है, हमने लाहौर से इस्लामाबाद में पहुंचाने हैं। तो हम क्या करेंगे कि अपने पैसों को बैंक्स में जाएंगे। बैंक एक्चुअली एक सेंट्रल पार्टी या मिडल मैन है। ठीक है, हम उसको अपना कैश देंगे और उसको हम अपनी चेक बुक देंगे। ठीक है, उस चेक बुक के थ्रू बैंक जो है वो जो हमारे पैसे हैं वो रिसीवर को सेंड कर देगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि इस सिस्टम में एक मिडल मैन आ गया है। ठीक है, तो मिडल मैन की मर्ज़ी होगी कि वो आपके पैसों को सेंड करने में टाइम लगाए या ना लगाए, या फिर बाज़ औक़ात ये भी होता है कि वो ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर देता है या वो ट्रांजैक्शन करता ही नहीं है। तो इसकी वजह से बहुत सारी दुश्वारी इस सिस्टम में आती हैं। तो ये हो गया सेंट्रलाइज सिस्टम में। अब हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। कंट्रोल इज़ बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड among various entities, thus stability can be compromised and it may take longer to finalize the decision। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में एक्चुअली आपको पता है कि जो सारे का सारा जो कंट्रोल है वो सेंडर और रिसीवर पे ही है। कोई थर्ड पार्टी की किसी भी कोई शमूलियत नहीं है। ठीक है, तो सेंट्रलाइज सिस्टम में जैसे आपको मैंने बताया कि स्टेबिलिटी थी, लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम में स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि कोई भी ट्रांजैक्शन है वो करने में सेंट्रलाइज सिस्टम में बहुत थोड़ी टाइम लग सकता है। लाइक बिटकॉइन में जो ट्रांजैक्शन है उसको ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने में 10 to 15 मिनट्स, समटाइम 30 मिनट्स भी लगते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है वो थोड़ा सा ट्रांजैक्शन के मामले में थोड़ा सा वीक है। लेकिन आजकल की ऐसी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज आ गई हैं जो कि विद इन सेकेंड्स आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर देती है। ठीक है, लाइक BNB है, लाइक इथेरियम में तो बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन टाइम लग जाता है। इसके अलावा मैटिक है, पॉलीगॉन जिसे हम कहते हैं, इसके अलावा बहुत सारे कॉइन्स हैं जो कि वेल परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक एवेक्स है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो
डिसेंट्रलाइज सिस्टम की हम बात कर रहे थे कि इट एलिमिनेट्स द सिंगल पॉइंट फेलियर एंड डिक्रीजेस द वल्नरेबिलिटी ऑफ साइबर अटैक्स बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर और एज पेयर टू पेयर नेटवर्क। इसमें क्या हो रहा है कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में सारे का सारा काम जो है ब्लॉकचेन में हो रहा है, सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो है ब्लॉकचेन में हो रही हैं, और इस ब्लॉकचेन को चेंज करना या फिर उसको उस पर साइबर अटैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो एज़ कम्पेयर टू सेंट्रलाइज सिस्टम, डिसेंट्रलाइज सिस्टम इज़ वेरी सिक्योर, क्योंकि इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन होती है वो पेयर टू पेयर होती हैं। अब डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या है कि नो मिडल मैन इज़ इन्वॉल्व विच एश्योर्स दैट इट इज़ ट्रस्टलेस नेटवर्क एज अ ट्रांजैक्शन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन द सेंडर एंड रेसिपिएंट ओनली। ठीक है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कि कोई भी मिडल मैन नहीं होता, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती कोई भी काम करने के लिए। तो ये एक ट्रस्टलेस नेटवर्क इसे कहेंगे, कि ऐसा नेटवर्क जिस पे हम लोग 100% ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी ट्रांजैक्शन है एज इट इज़ सेंडर से रिसीवर की तरफ चली जाएगी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ थर्ड पार्टी। ठीक है, हम बात करेंगे कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइज सिस्टम एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम। तो हम साथ साथ सेंट्रलाइज सिस्टम को और डिसेंट्रलाइज सिस्टम को कंपेयर करते जाएंगे ताकि उसकी आपको दोनों की समझ आ जाए। तो हम सबसे पहले हम सेंट्रलाइज सिस्टम के एडवांटेजेस की बात करेंगे। ठीक है, सेंट्रलाइज सिस्टम की और डिसेंट्रलाइज सिस्टम की। सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है कि कमांड चेन होती है। कमांड चेन में क्या है कि जैसे आपको मैंने बताया कि एक चेन के तौर पर, चेन की तरह डिसीजंस हो रही हैं, लाइक जो एक कंपनी की, जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि जो कमांड है वो एक अपर लेवल पे जो डायरेक्टर्स हैं, ऑनर्स हैं, सीईओज़ हैं, वो आपस में मीटिंग करेंगे और जो बेस्ट डिसीजन लगेगा उनका वो फैसला करेंगे, और जो डिसीजन होगी वो उस डिसीजन को सारी की सारी कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा। ये होता है सेंट्रलाइज सिस्टम में। इसका एक सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि एक स्टेबिलिटी होती है, और जो हमारी जो टॉप की मैनेजमेंट है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा मैच्योर होती हैं, जिसकी वजह से वो एक अच्छा फ़ैसला कर लेती हैं। ठीक है, और जो कि पूरे सिस्टम को फ़ायदा पहुंचाता है। ठीक, अब इसका दूसरा एडवांटेज क्या है? रिड्यूस कॉस्ट। हाँ, एज सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन और नेटवर्क्स आर प्री प्लान, द कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट डू नॉट क्रॉस बजट्स। मैंने आपको यही बात की कि क्योंकि वो टॉप जो लीड क्लास बैठी हुई है वो सीनियर्स पर मुश्तमिल है, बहुत सारे सीनियर्स हैं, उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है, इसलिए वो डिसीजन बहुत अच्छी तरीके से ले सकते हैं। वो फ़ैसला साजी करने में बहुत कह लें कि बहुत फ़ैसला साजी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा जो बजट है, जो कॉस्ट जो बजट है उससे ज़्यादा हमारी कॉस्ट नहीं होती। ठीक है, अब हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बात करेंगे। इसके एडवांटेज क्या है कि फुल कंट्रोल। या डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या है कि यूज़र को फुल कंट्रोल है। वो किसी भी वक्त, किसी भी टाइम, किसी भी जगह से विद द यूज़ ऑफ इंटरनेट वो अपने पैसों को दूसरी जगह पर सेंड कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसीज़। और ये सारे का सारा क्रिप्टो करेंसीज़ कहाँ पर रन होता है? ये ब्लॉकचेन पर रन होती है। ये ब्लॉकचेन मेन कह लें कि टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर क्रिप्टो करेंसीज सारी रन हो रही होती हैं। ठीक है, तो जैसे आप जानते हैं कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में बिटकॉइन जो है वो 2009 में सतोशी नाकामोटो ने उसको इन्वेंट किया या क्रिएट किया। ठीक है, तो ये बेसिकली बिटकॉइन का आपको जैसे पता ही है, एक सॉफ्टवेयर है, एक एल्गोरिथम है जो कि टोटल 21 मिलियन इसकी टोटल सप्लाई है, जो कि एक बहुत ही स्केर्स है। ठीक है, हम इसके आगे भी बात करेंगे। चलो बिटकॉइन के बारे में हम अलग से वीडियो में हम ज़रूर बात करेंगे कि ये होता क्या है, ये रन किस तरह करता है, ये सारी इसकी परफॉर्मेंस क्या होती है, ये सारा कुछ। तो हम अभी डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बात कर रहे हैं कि इसमें क्या कि फुल कंट्रोल है। अगर आपके पास एक बिटकॉइन है, अगर आपने उसकी कुछ क्वांटिटी किसी अपने दोस्त को जो कि आपसे बहुत ज़्यादा दूर बैठा हुआ है, आप विदिन मिनट्स, विदिन सेकंड्स आप सेंड कर सकते हैं। आप बिटकॉइन भी सेंड कर सकते हैं, अपने किसी और फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसीज भी सेंड कर सकते हैं, लाइक मैटिक सेंड कर सकते हैं, आप एवेक्स सेंड कर सकते हैं, आप हारमोनी सेंड कर सकते हैं, आप
कह लें कि FT एक्सटेंड कर सकते हैं। बहुत सारे डिसेंट्रलाइज कॉइन्स हैं या बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज़ हैं जो कि आप अपने विद इन सेकेंड्स एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड कर सकते हैं विदाउट एनी सेंट्रल अथॉरिटी। ठीक है, इस तरह के आपके पास पूरा फुल कंट्रोल होता है। अब डिसेंट्रलाइज सिस्टम का एक और एडवांटेज क्या है, डाटा कैन नॉट बी अल्टर्ड और डिलीटेड। इसकी सब डिसेंट्रलाइज सिस्टम में मैंने बताया कि सारे का सारा जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं ब्लॉकचेन पे हो रही है, और ब्लॉकचेन क्या है कि एक बारी जब उनमें ट्रांजैक्शन हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, ट्रांजैक्शन हैश आ गई है, ट्रांजैक्शंस हो गई है, तो वो अब कोई भी इंसान हम उसको हम चेंज नहीं कर सकते, इम्यूटेबल है ये। इसे हम इम्यूटेबल वर्ड यूज़ करते हैं, IMMUTIBALE। ठीक है, तो हम एक बार डाटा आ गया है उसको हम ना चेंज कर सकते हैं और ना ही डिलीट कर सकते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम में। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, सेंसरशिप के आपके मैं बहुत सारी मिसाल देना चाहूँगा कि लाइक जैसे हमारी बहुत सारी बड़ी कंपनीज़ हैं, ट्विटर है, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है। ठीक है, इनके पास अथॉरिटी है कि वो अपने यूज़र्स को, अपने क्लाइंट्स का जो भी डाटा है वो सेल कर सके किसी और को, या फिर उनका जो डाटा है उनको डिलीट कर सके, या फिर अब उसके डाटा को उसको जो डाटा को है या फिर उनकी जो यूज़र की जो प्रोफाइल है, उनके अकाउंट है, उसको ब्लॉक कर सके। ये इनके पास एक कह लें कि एक अथॉरिटी है। ये बेसिकली सारी के सारी सेंट्रलाइज सिस्टम में आती हैं, जो हमारी ट्विटर हो गई, फेसबुक हो गई, मेटा जिसे हम कहते हैं, इसके अलावा टिकटॉक हो गई, ये सारी के सारी सेंट्रलाइज सिस्टम पर है। ठीक है, हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम की भी बात करेंगे कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में किस तरह डाउज होते हैं, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि सारी डिसेंट्रलाइज वे में किस तरह काम करती हैं। उसके बारे में हम इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियोज़ में भी बात करेंगे। तो हाँ, सेंसरशिप की बात कर रहा था कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में किसी भी किस्म की कोई सेंसरशिप नहीं होती, तो सारे का सारा जो यूज़र के पास जो कंट्रोल है वो उसी के पास रहता है। ठीक है, किसी और को कोई अथॉरिटी नहीं होती ये कि वो यूज़र के कोई भी डाटा को लीक कर सके, या किसी को सेल कर सके, या किसी को उसको यूज़र के डाटा को ब्लॉक कर सके। ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो अब हम डिसएडवांटेज की बात करेंगे कि सेंट्रलाइज सिस्टम का और डिसेंट्रलाइज सिस्टम के डिसएडवांटेजेस दोनों के क्या क्या हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ट्रस्ट के ये सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाते हैं, क्योंकि उसमें मिडल मैन आ जाता है, जिसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर क्या है कि जैसे कि सेंट्रल अथॉरिटी है, ठीक है, उन्हीं के पास एक यही सारी डिसीजन मेकिंग की पावर है। ठीक है, अगर वो चाहें तो अपनी कंपनी को बहुत तरक्की दे सकते हैं, बट अगर उनकी मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट की टीम है, वो ख़राब है, नालायक है, तो अगर वो डिसीजंस लेती हैं ख़राब, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पूरी की पूरी कंपनी को नुकसान पहुंचता है, उनके क्लाइंट्स को भी नुकसान पहुंचता है। तो क्या है कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, तो इसकी वजह से जो एक सिंगल पॉइंट के फेल होने की वजह से सारी की सारी कंपनी को नुकसान पहुंचता है। इसका ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर हम डिसएडवांटेजेस बात करें डिसेंट्रलाइजेशन की, तो उसमें क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत आते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इस तरह आते हैं कि सेंडर एंड रिसीवर्स हैं, ठीक है, आपस में किसी भी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। या फिर दूसरी बात है कि उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगर क्रिप्टो करेंसीज में हम बात करें कि अगर बहुत सारे यूज़र्स एट अ टाइम बहुत सारी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो उस दौरान जो उनकी ट्रांजैक्शन फ़ी है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। अगर हम इथेरियम की बात करें, तो इथेरियम की अगर हम बात करें, लाइक हम आपको अभी चार्ट में दिखा देता हूँ, ये जैसे बिटकॉइन चल रहा है, बिटकॉइन की ये चल रही है, हाँ ये चीज़ इथेरियम की इस टाइम है 20 गवाई, ये ट्रांजैक्शन फ़ी है, और अभी भी बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन फ़ी है। लाइक अगर हम अभी ट्रांजैक्शन करेंगे तो एक ट्रांजैक्शन पर आपको ऑलमोस्ट $10 to $20 आपको
एज अ ट्रांजैक्शन फ़ी देनी पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है इसका डिसेंट्रलाइजेशन का। तो बिल्कुल एक ये डिसएडवांटेज है। इसके अलावा अगला इसका डिसएडवांटेज आ जाता है क्राइम। हाँ, ये है कि क्रिप्टो करेंसी चूँकि एक टोटली डिसेंट्रलाइज है, किसी भी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है अभी तक, तो ये क्राइम के तौर पर ड्रग्स की स्मगलिंग में, ड्रग्स में, इसके अलावा और भी वेपन्स की इलीगल सप्लाई में, ये सारे के सारा जो है क्रिप्टो करेंसीज काम यूज़ होती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। वोलेटिलिटी अगला इसका डिसएडवांटेज है वोलेटिलिटी एक्चुअली क्या होता है कि वोलेटाइल बहुत है इसमें, कि इसमें प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती हैं। लाइक के एक मिनट के अंदर या एक घंटे के अंदर एक क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बढ़कर 100% भी हो जाती है, और एक अगर क्रिप्टो करेंसी की मार्केट क्रैश हो जाए तो वही उसकी जो है एट अ फ्यू मिनट्स इट्स प्राइस गोज़ टू -100%, 100% तक भी, -100% डाउन भी किसी भी क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू हो जाती है। इसी वजह से कहते हैं कि बहुत वोलेटाइल है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल है या नहीं है। तो क्या है, व्हाट इज़ द करंट स्टेट ऑफ सेंट्रलाइजेशन की करंट स्टेट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, याहू। ठीक है, ये और हम व्हाट इज़ द करंट स्टेट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? मेजर कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एल सल्वाडोर कंट्री है, जो कि सारा कंट्री है, मैंने आपको बताया कि टोटली डिसेंट्रलाइज्ड है। दुबई की अगर आपको मैं बात बताना चाहूँ कि उसके अंदर इन नियर फ्यूचर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है, जिसके अंदर उनके जो फाइनेंस सेक्टर है, और इसके अलावा उनका जो हेल्थ केयर सेक्टर है, या फिर उसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, उसके अंदर जो आप पेमेंट जो है वो क्रिप्टो करेंसीज में कर सकेंगे, आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकेंगे। तो हम अगले ये हो गए इसके करंट स्टेट ऑफ सेंट्रलाइजेशन। क्योंकि अभी आप कह लें कि क्रिप्टो करेंसीज अभी बेबी फेस पर है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा ग्रो होने में, लेकिन ये है कि ऐसे ये बहुत सारे कामों को बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो बहुत ज़्यादा चांस बल्कि मैं कह सकता हूँ कि 99.9% चांसेस यही है कि फ्यूचर जो है हमारा क्रिप्टो करेंसीज पर होगा, ब्लॉकचेन पर बेस करेगा, क्योंकि लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। तो हम कंक्लूजन की बात करेंगे, चलें कि बोथ सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड हैव देयर ओन बेनिफिट्स। देयर इज़ नो डाउट दैट गवर्नमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनीज वांट कंट्रोल ओवर देयर एसेट्स इवन व्हेन दे लीव टू गिव अप एफिशिएंसी फॉर द सेक ऑफ इट। इसमें यही आपको मैं बताना चाहूँगा कि दोनों के प्रोस भी हैं और कॉन्स भी हैं। ठीक है, लेकिन जो सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो यही चाहती है कि हमारे जो सिटीज़न्स हैं या हमारे जो क्लाइंट्स हैं, उनके सारे के सारे डाटा पर उनकी ग्रिप हो। ठीक है, उन पे सारा कंट्रोल हो, और वो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपको फुल आज़ादी मिल जाए। ठीक है, अगर आपको फुल आज़ादी मिल जाएगी तो उनको फ़ायदा कैसे होगा? ठीक है, उनको लाइक कह लें कि उनको टैक्स कैसे मिलेंगे? तो इस वजह से गवर्नमेंट बिल्कुल ये चाहती हैं कि आपके एसेट्स का कंट्रोल हो उनके पास। ठीक है, बट decentralization is here to stay, and with time it will grow as more companies will realize the benefit of it. Also, you can implement decentralization with a sustainable closed environment and with the help of hybrid and federal blockchain solutions. हाँ, अब डिसेंट्रलाइजेशन की सबसे मज़े की बात यह है कि इसमें किसी भी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई सेंट्रल पार्टी या कोई मिडल मैन नहीं है। ठीक है, अब ऐसा बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इस अब ब्लॉकचेन को यूज़ कर रही है। लाइक टेस्ला ने बहुत टाइम पहले बिटकॉइन को एज अ पेमेंट के तौर पर मान लिया था, लेकिन बाद में उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि अब क्रिप्टो करेंसीज को दुनिया मान रही है, उसकी अहमियत को समझ रही है। तो ऐसा ही दुनिया में रेवोल्यूशन आती है, ऐसा ही लोगों को पता चलता है। बिल्कुल ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा क्रिप्टो करेंसीज को ये डिसेंट्रलाइजेशन को में आने को, लेकिन ये ज़रूर आएगा। तो
इट विल हाँ। और दूसरी बात यह है कि हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हाइब्रिड ब्लॉकचेन भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सेंट्रल अथॉरिटी और मिक्स प्लस डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी, इनको मिक्स करके एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए। तो इस पर भी एक कह लें कि काम हो रहा है या फिर काम होगा इन नियर फ्यूचर, वो तो इंशाल्लाह वक्त ही बताएगा। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो आप मैंने बहुत मेहनत के साथ ये वीडियो बनाई है, उम्मीद है कि आपको कुछ फ़ायदा होगा। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स पर अपने ओपिनियन देना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।